स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनाव क्षेत्र में उतरे। राहुल गांधी के लिए जिस एक चुनाव को 2023 का सबसे इजी इलेक्शन बताया जा रहा था, मोदी ने आज उस चुनाव की डायनेमिक्स चेंज कर दी। मोदी से लड़ने का सपना देखने वाले सियासी दुश्मन अब 24 से पहले महागठबंधन की बात करने लगे हैं। राहुल गांधी की पार्टी एक नहीं 4 कदम पीछे हटने को तैयार है। कांग्रेस की ओर से ऑफिशियल बयान भी आने लगे हैं, मगर कल तक राहुल को बिना शर्त समर्थन देने वाले विपक्षी दलों ने आज से डिमांड रखनी शुरू कर दी है। सवाल अब भी यही है कि क्या मोदी के दुश्मन वाकई एक होकर चुनाव लड़ सकते हैं या दुश्मनों की दोस्ती महज चंद दिनों के लिए है। क्या 24 से पहले मोदी ने संपूर्ण विपक्ष को एक कर दिया है? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हम सब मिलके काम करेंगे। क्या मोदी ने राहुल को चुनाव जीतने का हथियार दे दिया? ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है। अगर सारे विरोधी साथ आ गए तो 24 में क्या सीन होगा? कांग्रेस लड़ेगी, राहुल जी लड़ेंगे, हम सब लड़ेंगे। ये हमारे रगों में जो खून दौड़ता है ना, ये शहीदों का खून है। यूपी में क्या होगा, एमपी में क्या होगा, बिहार में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, कर्नाटका में क्या होगा, तेलंगाना में क्या होगा और राजस्थान में क्या होगा? क्या विपक्ष वाकई एक होकर मोदी से लड़ सकता है? संसद से आउट होने के बाद राहुल गांधी हेडलाइन में इन हुए हैं। दुनिया भर के अखबार राहुल के बारे में खबरें छाप रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टेलीग्राफ, बीबीसी और सीएनएन में जो नहीं छप रहा, उससे बड़ी हेडलाइन रीजनल पार्टीज के नेताओं ने दी है। कांग्रेस उनका सपोर्ट देखकर बम बम है। डिस्क्वालिफिकेशन के बाद राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो सबसे बड़ी पॉलिटिकल हेडलाइन दी। तो आपको क्या लगता है अब वो समय आ गया है जब सारे विपक्ष को एकजुट हो जाना चाहिए? मैं उन सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की और हम सब मिलके काम करेंगे। कल तक तनकर चल रही कांग्रेस अब पहली बार झुकने को रेडी है। राहुल कहते हैं कि वो सबके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इसका मतलब क्या है? क्या राहुल अयोग्य हो गए तो कांग्रेस पीएम पद पर दावा छोड़ देगी? क्या विपक्ष के नेताओं ने मौका देखा इसलिए वो समर्थन में आए? वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूँ कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज़ को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के ज़मीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ? अरे भाई, पिछड़ों के घर के आप गंगा जल से धोगे। राहुल गांधी ने जो बात संक्षेप में बताई, उसी बात को कांग्रेस के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल ने थोड़ा डिटेल में समझाया। पहले कांग्रेस का थॉट सुन लीजिए, फिर इसके मैथमेटिक्स और न्यूमेरिक्स समझाते हैं। Actually, the government of India is killing the democracy of India. Now, we are very grateful to the political parties, all the like-minded political parties. They came forward, support us in this issue, and they raised the genuine concern of the country through their tweets or the response. So, Congress party really thankful to the leaders, all political like-minded leaders. They are all come together and they stand for democracy. I think Congress also now realizing
that this unity has to go further. Otherwise, this dictatorship government will ruin the country. Therefore, party decided to go with other political parties also. अगर सारा अपोजिशन एक साथ आ जाए तो विपक्ष का महागठबंधन बन सकता है। 37% वोट और 63% का इक्वेशन इन दिनों चर्चा में है। कांग्रेस को लगता है कि ये थ्योरी प्रैक्टिकल में कन्वर्ट हो सकती है। मैडम, आप लोकतंत्र को समझिए। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। ये आप बात समझिए। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। ये विपक्ष को सबसे बड़ा इन्होंने हथियार दिया है राहुल जी, क्योंकि जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस का थॉट यह है कि अगर मोदी के खिलाफ पड़ने वाले वोटों को बंटने से रोक लिया जाए तो मोदी को हराया जा सकता है। मगर एक तो कांग्रेस और सारी अपोजिशन पार्टियों का महागठबंधन बनना मुश्किल है, दूसरे अगर वो साथ आ भी गए तब भी मोदी को हराना कोई हंसी मजाक नहीं है। मान लिया कि राहुल और केजरीवाल साथ आ गए, मगर क्या अखिलेश और मायावती फिर से साथ आएंगे? क्या बंगाल में ममता कांग्रेस और लेफ्ट दोनों से हाथ मिलाएंगी? क्या बंगाल और त्रिपुरा में कांग्रेस लेफ्ट के साथ रहेगी और केरल में उसी से लड़ेगी? चलिए पॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। 19 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी जिन 78 सीट पर लड़ी, वहां 51% वोट हासिल किए थे। दूसरे 49% में सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य तमाम दल शामिल थे। यानी योगी आदित्यनाथ के राज्य में अगर अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा साथ आ गए तो भी 49% वोट तक पहुंचना मुश्किल होगा, जबकि मोदी योगी के पास पहले से 51% वोट का शेयर है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, उसने कुछ चीजें तो तय की, खास तौर पर कि उत्तर प्रदेश उपद्रवियों के लिए नहीं, उत्सवों के प्रदेश के रूप में माना जाएगा। उत्तर प्रदेश माफियाज के लिए नहीं, महोत्सव के लिए माना जाएगा। उत्तर प्रदेश गुंडा राज, माफिया राज और जंगल राज जैसे शब्द अब अतीत के शब्द बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। मोदी और योगी ने 24 में यूपी की 80 में से 80 सीट जीतने का टारगेट रखा है। विपक्ष की एकता इसमें कहीं से भी बाधा नहीं है। बिहार में एक महागठबंधन पहले से मौजूद है। नीतीश कुमार ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन विपक्षी दलों का रुख देखकर वो भी खुलकर राहुल के साथ आ गए। जिस प्रकार से फैसला लिया गया है वह इसको दर्शाता है कि केंद्र की जो सरकार है वो हताशा में है, बौखलाहट में, और बौखलाहट में इस तरह की कार्रवाई की जाती है। आखिर लोकतंत्र है, उसकी कोई प्रक्रिया होती है। कोर्ट का जो फैसला होता है वो चुनाव आयोग जाता है, चुनाव आयोग के माध्यम से वो स्पीकर के यहाँ पहुँचता है, तब कोई फैसला होता है। अब ये 10 घंटा के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए तो इससे साफ झलक रहा है कि इसमें केंद्र सरकार की कहीं न कहीं भूमिका है। बिहार के बारे में 19 का डेटा देखकर 24 का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 19 में नीतीश कुमार मोदी के साथ थे और मोदी की मेहरबानी से ही जेडीयू ने 16 सीट जीती थी। बिहार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि 19 में यहाँ मोदी का स्ट्राइक रेट परफेक्ट 100 था। बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी और 17 सीटों पर जीती। बिहार की जिन 17 सीट पर बीजेपी लड़ी, वहां उसका वोट शेयर 56%, यानी मोदी से लड़ने वाले तमाम दल सिर्फ 44% में सिमटे हुए थे। बिहार में इस बार मोदी ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे तो ज्यादा सीटें जीतने का चांस भी होगा। बिहार बीजेपी की लीडरशिप में जो चेंजेस हुए हैं वो भी नीतीश कुमार को डेंट मारेंगे। रही सही कसर बीजेपी
राहुल गांधी के बयान को प्रचारित करके पूरी कर रही है। राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए, और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटका में इसका लाभ लो। वायनाड की सांसदी से अयोग्य ठहराए गए राहुल गांधी को चारों तरफ से घेरने के लिए बीजेपी ने ओबीसी के अपमान का मुद्दा बनाया और अपने सभी ओबीसी नेताओं को एक साथ फील्ड में उतार दिया। मोदी के नाम पर कितना पिछड़ा राहुल से बिछड़ा? इस सवाल का जवाब जानने के लिए 2024 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जवाब 2 महीने के अंदर मिल जाएगा। जब कर्नाटक में वोट पड़ेंगे, दक्षिण के इस भगवा दुर्ग को खुद मोदी अपने हाथों से मजबूत कर रहे हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा मोदी के साथ ही बने। येदियुरप्पा का होना यानी लिंगायत वोट की गारंटी होगी। मैं बताता हूं कांग्रेस वाले क्या सपना देखते हैं और कभी कभी पब्लिकली बोलते भी है। कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों को पता नहीं कि कर्नाटका के लोगों ने संकल्प ले लिया है। अगर उनका संकल्प है मोदी तेरी कब्र खुदेगी, तो कर्नाटका का सपना है मोदी तेरा कमल खिलेगा। प्रधानमंत्री पर पर्सनल अटैक बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है। राहुल ने यह गलती बार बार की है। राहुल कहते हैं कि उन्होंने ओबीसी का अपमान नहीं किया, उन्होंने अडानी का सवाल पूछा और सरकार डर गई। ये ओबीसी का मामला नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के रिश्ते का मामला है। 20,000 करोड़ रुपए जो अडानी जी को पता नहीं कहां से मिले, उसके बारे में मैं सवाल पूछ रहा हूं और उसका जवाब चाहिए। बीजेपी ध्यान को भड़काने की कोशिश करती है। कभी ओबीसी की बात करेगी, कभी विदेश की बात करेगी, कभी कुछ और बात करेगी, कभी डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेगी, मगर सवाल यही है 20,000 करोड़ रुपए, $3 बिलियन किसका था? कांग्रेस के अपने राज्यों में अडानी का बिजनेस है, राहुल उस पर कमेंट नहीं करते। अडानी ने ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल में भी निवेश किया है। तृणमूल की सरकार ने वहां अडानी के लिए रेड कार्पेट बिछाया है। पॉलिटिकल सर्कल में अडानी मुद्दा है ही नहीं। ग्रैंड अलायंस के लिए एकमात्र मुद्दा नफा नुकसान का है। क्या सब साथ आ जाएंगे तो एंटी मोदी मोर्चे की सीट बढ़ जाएंगी? अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि ममता बनर्जी अपनी पार्टी का नुकसान करके कांग्रेस को आगे बढ़ाएं। 2014 में तृणमूल के 34 सांसद थे, 2019 में 22 सांसद रह गए। 2024 के लिए ममता बनर्जी ने अपने 40 सांसद जिताने का टारगेट रखा। ज्यादा से ज्यादा सीट जीतकर दीदी अपने लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी देख रही हैं। 94 में 46 सीटों वाले देवगढ़ अब पीएम बन गए थे। दीदी 24 में वैसे ही मौके की तलाश कर रही हैं। बंगाल में कांग्रेस के 2 ही सांसद हैं, अधीर रंजन चौधरी और ममता की दुश्मनी जग जाहिर है। कांग्रेस अभी लेफ्ट के साथ है। लेफ्ट के साथ ममता की दुश्मनी भी किसी से छिपी हुई नहीं है। यानी दिल्ली में दोस्ती की बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन हावड़ा स्टेशन पर पहुंचते ही ग्रैंड अलायंस की गाड़ी डिरेल हो जाती है। केजरीवाल का अपना कंपल्शन है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से ही केजरीवाल दोस्त तलाश रहे हैं। राहुल गांधी पर एक्शन हुआ तो केजरीवाल ने सबसे पहले विरोध किया। हमारे आपस के रिश्ते इम्पोर्टेंट नहीं है, इस टाइम देश को बचाना इम्पोर्टेंट है। सारे लोगों को साथ आना पड़ेगा। ये लड़ाई राहुल गांधी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश को बचाने की लड़ाई है। एक तानाशाह से, एक कम पढ़े लिखे व्यक्ति से, एक अहंकारी व्यक्ति से इस देश को बचाने की लड़ाई है।
दिल्ली और पंजाब, आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में सरकार चला रही है। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं, पंजाब में 13, मगर लोकसभा में आपके खाते में 0 है। दिल्ली और पंजाब में पंजे के साथ झाड़ू का अलायंस पॉसिबल है। केजरीवाल अगर राहुल के साथ मिलकर आधी सीटों पर लड़ेंगे तो दोनों फायदे में रहेंगे। पंजाब में बीजेपी की पोजीशन अभी पतली है, यहां गठबंधन को फायदा होगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव में मोदी की पार्टी स्ट्रांग है, इसलिए यहां मुकाबला नेक टू नेक हो जाएगा। मुझे उम्मीद में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के साथ महागठबंधन बनाने के लिए कोई दूसरी पार्टी ही नहीं। 2019 में एमपी की 29 सीट में से बीजेपी ने 28 और कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती थी, छिंदवाड़ा। बीजेपी कमलनाथ के उसी गढ़ में घुसकर चैलेंज कर रही है। छिंदवाड़ा परफेक्ट एग्जाम्पल है कि बीजेपी की इलेक्शन मशीन कैसे काम करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कमलनाथ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना खाऊंगा और ना, तुमने किया क्या? 1.25 साल सिवाय भ्रष्टाचार के किया क्या तुमने? मेडिकल कॉलेज का पूछ रहे हैं। हाँ, मेडिकल कॉलेज के लिए हमने 800 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। कह रहे थे हमने तो 1500 किए थे, तो वो खाने के लिए किए थे, मैं खाने के लिए करता क्या बताओ? अरे जितने में मेडिकल कॉलेज बनता है उसका शानदार मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा का बनाएंगे। और सुनो छिंदवाड़ा के बहनों और भाइयों, आप गवाए 1.25 साल केवल कांग्रेस की सरकार बीच में रही है। ईमानदारी से आज दिल पे हाथ रख के बताना, छिंदवाड़ा में विकास के काम किए हैं तो बताओ कौन ने किए हैं? जोर से बताओ कौन ने किए हैं? सड़कें किसने बनाई हैं? माचा गोरा का डैम किसने बनाया? बिजली की व्यवस्था किसने की? घर घर पानी कौन ला रहा है? मोदी की पार्टी एक एक सीट को आइडेंटिफाई करके स्ट्रेटजी बना रही है। कांग्रेस अभी ग्रैंड अलायंस के बारे में सोच ही रही है। तेलंगाना में केसीआर, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, केरल में पिनाराई विजयन और कर्नाटक में कुमारस्वामी। दक्षिण के ये 4 मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों के बारे में कांग्रेस का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इनका विरोध किया था। विपक्ष की बैठकों में इनको इनवाइट भी नहीं किया जाता, तो फिर एंड चुनाव में गठबंधन कैसे बन जाएगा? अगर बन भी गया तो पब्लिक उसे क्यों एक्सेप्ट करेगी? राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप फलों को उगाते हैं क्या? अगर ऐसा है तो आपके फलों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? हमारा स्पष्ट आरोप है, जानबूझकर यह नहीं किया गया ताकि कर्नाटक के चुनाव में राहुल गांधी के प्रकरण को भुनाया जाए। और ऐसा संकेत उनकी बहन के साथ साथ बाकी लोगों ने भी कहा है। यह बात हम स्पष्ट कहना चाहते हैं। इसलिए जो पूरा प्रकरण है आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति है कि राहुल गांधी को एक बलिदानी बताओ और कर्नाटक में इसका लाभ लो। राजनीति के बारे में समझदार लोग एक बात अवश्य कहते हैं, जो दिखता है वही सच नहीं होता और जो सच होता है वो अक्सर दिखता ही नहीं। राहुल गांधी के पूरे एपिसोड पर अभी कई पर्दे हैं। लीगल बैटल में वो पर्दे धीरे धीरे उठेंगे। अलायंस पॉलिटिक्स पर आज जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि कल भी वही दिखे। 24 के चुनाव में तो अभी पूरे 12 महीने बचे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।